अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करें कि फैसल वाडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जजेस से सबूत तलब किए हैं। बिलखुसूस जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत तलब किए हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज की एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की आज जो है वो जमानत हो गई, उनको रिहाई मिल गई। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी सामने आया है और 3 कंडीशन भी इस हवाले से उन्होंने रखी हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन, खालिद जमील, परवेज संधेला और उमर दराज गोंदल। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं तारिक मतीन साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या आज जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यकीनन आपने सुनी है, क्या तुक बनती है आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हवाले से? फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुक वही बनती है जो उनकी सेनेट में मौजूदगी की तुक बनती है। अगर फैसल वाडा की सेनेट में मौजूदगी का कोई जवाब है तो फिर वही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब है। फैसल वाडा सेनेट में जो है वो गैर सियासी ताकतों के नुमाइंदे हैं, उन ताकतों के नुमाइंदे जिनके लिए मुस्लिम लीग नून का ताकतवर राना सनाउल्लाह कहता है कि ये लोग हमें आंखें ना दिखाएं। तो फैसल वाडा जो है वो उनके नुमाइंदे हैं, यानी राना सनाउल्लाह उनको कह रहे हैं कि हमें आंखें ना दिखाएं। आपने भी, हमारे नाजरीन ने भी, सभी शुरका को मैं ये भूल गया, अस्सलाम वालेकुम। तो एक वो फिल्म थी भारत की हाईवे, उसकी एक मीम बड़ी वायरल होती है हमारे यहाँ, जिसमें एक्ट्रेस जो है वो दीवार से सर टिका के अपना रो रही है और कह रही है मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो अब नून लीग की हुकूमत की हालत तो मुझे कुछ अरसे से यही नजर आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं हमें जाने दो, हमें घर जाना है, हमें यहाँ से निकलना है। ये एक कहानी थी सिंध में, लोक कहानी। उमर मारवी, हुक्मरान ने खूबसूरत मारवी को कैद कर दिया था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, शरीक हयात बनाऊंगा। मारवी नहीं मानी और फिर मारवी ने कहा मुझे घर जाने दो। फिर बिलाखिर उमर को जो था वो मारवी को घर जाने की इजाजत देनी पड़ी। अब नून लीग की हालत मारवी वाली हो चुकी है। नून लीग चीखें मार रही है कि हमें निकलना है, और नून लीग के अंदर कुछ लोग जो जाहिर है कि खुश है, वो नहीं निकलना चाहते। नून लीग बाहैसियत मजमूई निकलना चाहती है। कम से कम मुझे तो यही नजर आ रहा है इन हालात में। इसीलिए आप देखिए कि नून लीग के वो लोग जो अब सिस्टम के अंदर हैं वो काम कर रहे हैं जो फैसल वाडा ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में किया था, लाके रखा बेस के ऊपर ऐसे और कहा ये ले, ये है जवाब। तो वही काम हुआ है। उससे पहले वो काम जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब जो आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी कुछ गलत फहमी हो गई है, उन्होंने किया। फिर उसके बाद अता तारड़ साहब ने, आजम नजीर तारड़ साहब ने किया। फिर उसके बाद फैसल वाडा साहब ने कर दिया। फिर तलाल चौधरी साहब ने कर दिया। फिर गवर्नर सिंध साहब ने कर दिया। तो आपको एक तसलसल नजर आता है, और आपको इस तसलसल में तमाम लोग एक ही जानिब खड़े हुए नजर आते हैं। तो जो उन लोगों की मौजूदगी का वहां पर जवाब है, वही इन सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब है। ठीक है। अच्छा, इसी में खालिद जमील साहब, ज़ाहिर जवाब का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर वो सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं मैंने ख़त लिखा, मुझे उसका जवाब नहीं दिया गया, तो यकीनी तौर पर आप अदालत से जवाब तलब कर रहे हैं। तो फिर आम आदमी को, एक सेनेटर को जवाब नहीं मिला तो आम आदमी को कैसे मिलेगा? ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्या वो इस हैसियत में बतौर सेनेटर वो किसी जज से सबूत मांग सकते हैं, या वो किसी इदारे की तर्जुमानी कर रहे हो तो चलो उसके बाद भी ये मामला होता है, बतौर सेनेटर वो मांग सकते हैं? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है। मैं फैसल वाडा साहब की ज़ात के हवाले से उस हवाले से बात नहीं करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने अहम हैं कि उनके ऊपर इतनी डिबेट की जाए। उनकी हैसियत जो सियासी है वो हम सबको मालूम है, और उसकी हैसियत को देखते हुए उसकी हैसियत पे ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो हमेशा बूट के साथ रहते हैं, बूट के जेर ताबे बात करते हैं और बूट की ही अक्कासी करते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह से उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जो बुनियादी दो सवालात हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर, एक ये है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख भरी हुई है कि जहां पे हेड ऑफ स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जर्नलिस्ट, आम शहरी, ब्यूरोक्रेट, कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। उसकी टेलीफोन, उसकी कम्युनिकेशन, उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं खुफिया तौर के ऊपर, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको लीक किया जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, और पाकिस्तान की तारीख के इस बदतरीन स्याह हिस्से में पहली बार ऐसा हुआ है कि अदलिया ने उसके ऊपर स्टैंड लिया, और जो लोग वीडियोस बनाते हैं, लीक करते हैं, उनको नोटिस जारी किए हैं। उनको नोटिस जारी करने के ऊपर यही तमाम सियासी जमातें वक्तन फक्तन इसी तर्ज अमल की मजम्मत करती रही हैं और मुतालबा करती रही हैं कि ये
सियासत के अंदर या रियासत के अंदर ये जो गंदा कारोबार है इसको बंद होना चाहिए और इसके जो करने वाले हैं उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। तो अगर ये मौका आ रहा है तो फिर इन सियासी जमातों को अभी दस्तों गिरेबान होने की बजाय जो है कि इस अदलिया के पीछे खड़ा होना चाहिए कि जनाब ठीक है, एक बार तो ऐसा कम से कम अमल किया जाए कि इस बदअमली को रोका जा सके, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीजें ऐसे ही वक्त क्यों याद आती हैं और ये तारीख में ऐसा है, ये पहली बार नहीं हो रहा ऐसा कि अगर कोई जज खड़ा हो गया तो उसको फिर कभी आप इधर से दबाव डाल रहे हैं, कभी उधर से दबाव डाल रहे हैं, कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, कभी आप रेफरेंस भेज रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं जी फलां इंफॉर्मेशन हमें दे दें। तो ये अब ऐसे मौके के ऊपर कि जब जजेस ने कुछ इदारों के सरबराहों को नोटिस किए या जुर्माने किए गैर कानूनी काम के ऊपर और वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, यहाँ पे हर कोई चाहे वो किसी भी तबके से तल्लक रखता है उसकी मजम्मत कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक सियात तरीन जो है कि इकदाम किए जा रहे हैं, अगर उसके ऊपर किसी को जुर्माना हो रहा है या कोई बात की जा रही है तो उन्हीं जजेस को फिर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बदकिस्मती से। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को समझने की जरूरत है और हमारी सियासी जमातों को, सियासी लीडरशिप को जो है कि मियां नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, पीटीआई की लीडरशिप हो, चाहे जेयूआई या बाकी सियासी जमातें, वो हमेशा ये कहती रही हैं कि इस कारोबार को जो इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर या प्राइवेसी के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर ये कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले? अगर उनकी सरजनिश हो रही है, उनकी पकड़ हो रही है, तो मेरा ख्याल है सबको इन अदालतों की फिल वक्त इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। बाद में अगर ठीक है, किस जज में क्या मसला है क्या नहीं, वो होता रहेगा, चलता रहेगा, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा। इसी पे परवेज इंदरस साहब, हम देखते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार का खत आता है या ओवरऑल अदलिया में मुदाखलत की बात आती है, उसके बाद एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके सामने है। हम हुकूमती तर्जमान भी करते रहे, फैसल वाडा का हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी भी सामने आई है और उन्होंने तो सबूत तक भी तलब कर लिए हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत को वो खत और ये मुदाखलत का मामला इतना नागवार गुजरा है? बहुत शुक्रिया तकी साहब और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, यहाँ पर जो पॉइंट मेरे आपके शायद पिछले प्रोग्राम में भी किसी दूसरे प्रोग्राम में भी इसी किस्म की कोई बहस शुरू हुई थी इसी खत के बारे में या इसी जो जस्टिस साहब हैं उनके ग्रीन कार्ड के बारे में मांग क्या रहे हैं। फैसल वाडा से ना तो मुझे मोहब्बत है ना प्यार है और ना ही मैं वो मेरे कोई फेवरेट है कि मैं उनकी वकालत करूं और बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। जमील साहब भी और तारिक मतीन साहब तो कमाल के इंसान है, आपको पता है। मतलब फैसल वाडा वाकई शायद काबिल वो नहीं होंगे उनका जिक्र करें, लेकिन वो जो सवाल है उनका वो जो पूछ रहे हैं उसमें देने में हर्ज क्या है और जो उनकी जाती हैसियत है वो सेनेटर है। मेरा तो ख्याल है कि तारिक मतीन साहब, एजाज तकी साहब, परवेज संधीला भी अगर जस्टिस साहब से ये सवाल करें तो ये उनको दे देने चाहिए, बता देने चाहिए कि ये वो खत है। इस वक्त मैंने जो मेरे उस वक्त के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से उनको मैंने बताया था कि मेरे पास ये ग्रीन कार्ड अमेरिका का है और ताकि मेरे लिए भी रास्ता हमवार हो जाए, हॉलैंड का मेरे पास कार्ड है, मैं भी आऊं और मैं भी कोई सीवी अप्लाई करूं कि मुझे भी जज लगा दें। कार्ड तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं होना चाहिए ना। इसमें इशू क्या है, एक प्रिंसिपल बन जाएगा ना, ताकि किसी भी आने वाले वक्त में किसी भी जज के पास कार्ड होगा तो कोई इशू नहीं होगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, दे देना चाहिए। दूसरा, जमील साहब जो फरमा रहे थे कि मतलब कि जो कॉल रिकॉर्ड करने वाली बातें हैं या चीजें हैं, ये गलत है, किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क के साबिक वजीर आजम बैठ कर इन रिकॉर्ड करने वाली कॉलों की, इन चीजों की बड़ी वकालत किया करते थे कि जो एजेंसियां करती हैं वो हमारे लिए ही करती हैं, इस मुल्क की भलाई के लिए करती हैं और उसको वो लीगल करार दिया करते थे। इवन वो कहा करता था अगर वजीर आजम की भी कॉल रिकॉर्ड हो रही है तो इसमें हर्ज क्या है। देखिए, यहाँ पर हर चीज को अपने अपने मतलब के लिए जो जो सूट करता है उसी के मुताबिक उसी ढांचे में बनाकर पेश किया जाता है। मेरे एक मोअज़्ज़ज़ दोस्त को नून लीग पर तनकीद करना पसंद है, हालांकि सवाल नून लीग था ही नहीं, उन्होंने अपना पूरे का पूरा जवाब नून लीग के बारे में दे दिया कि नून लीग नून लीग नून लीग नून लीग। तो ये सबको अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है। जस्टिस साहब को अगर उन्होंने, देखें, साथ वाले कमरे में बैठे हैं अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, उनको कुछ बताने के लिए वो बाकायदा खत लिख रहे हैं और वो खत फिर मीडिया पे भी आ रहा है, पहले वाला भी दूसरे वाला भी। लेकिन पुराने वाले चीफ जस्टिस को उन्होंने शायद कान में कहा था कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है, बताने में क्या हर्ज है, बता दें, सबका मुंह बंद हो जाएगा। चाहे वो फैसल वाडा हो, चाहे वो तजिया नगार हो, टीवी एंकर हो, इस पूरे मुल्क की आवाम को पता लग जाएगा। इसमें इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं है कि उनसे ये पूछा नहीं जा सकता। देखिए, खुदा की जात ने अपने बाद वो ताकत एक जज को दी है, तो क्या जज से मैं ये सवाल नहीं कर सकता? जो उसके पास जिंदगी और मौत देने का फैसला है, उससे कोई बंदा ये पूछ नहीं सकता कि भाईजान ये आपके पास था या नहीं थी? तो इसमें क्या गलत है, क्या अर्थ है इसमें? ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उमर दराज, आप क्या समझते हैं,
इस वक्त जो सूरत हाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जौक तर जौक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और फैसल वाडा के हवाले से भी परवेज साहब जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने एक सवाल ही पूछा है और इस मामले पर उन्होंने बाकायदा एक खत भी लिखा था कि उसका जवाब दे दिया जाए, तो जवाब नहीं दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये तासुर है कि मुदाखलत के मामले पर कि अदलिया पर जो है वो दबाव रहा, उसकी एक तारीख भी है। अब आप क्या समझते हैं, मजीद दबाव जो है वो अदलिया पर डाला जाएगा या अदलिया इस वक्त इस दबाव से बाहर निकल आई है, जजेस इस दबाव से बाहर निकल आए? देखिए, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या जो कल हमने अटॉर्नी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वजीर इत्तलात की देखी, वजीर कानून की देखी, वो एक ही पैटर्न के ऊपर हैं। वो आज़ाद हूँ या गैर आज़ाद हूँ, सभी एक पेज के ऊपर हैं। और मेरे ख्याल से अगर तो उनका ख्याल ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया है या उन्होंने मैसेज को गलत परसीव किया है, तो उसका एक बेहतरीन तरीकाकार है, अगर वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं तो गवर्नमेंट मौजूद है, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस ले आए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, हुकूमत को शिकायत ले आए, अगर हुकूमत को नहीं तो इदारे ला सकते हैं, या फिर वो जो आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो फरीक बन जाएं, अगर वो नहीं बनना चाहते तो गैर आजाद बन जाए, कोई उसमें बन जाए। देखिए, एक बात तय है कि अदलिया के ऊपर दबाव है या नहीं है, जाहिर है वो मामला सब जुडिस है, उस हद तक तो हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट्स ने बताया है वो अब एक ऐसी बात है जो हकीकत है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर किसी का इसरार ये था कि मेरे दौर में वो कोई मुदाखलत नहीं हो रही या नहीं हो सकती, तो जो हालिया खत आ गया, उम्मीद है उस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अगला सवाल कि क्या जजेस दबाव ले रहे हैं, ले पाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, इस वक्त जो मूड नजर आ रहा है वो मेरा ख्याल है कि अदलिया ने जितना बर्दाश्त करना था उन्होंने बर्दाश्त कर लिया है। अब उस चीज की तरफ वो नहीं जा रहे। उसके कुछ हमें इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले जब कोई जमानत एक हुई थी सुप्रीम कोर्ट से साइफर वाले मामले के अंदर, तो बहुत रिएक्शन आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आपने ये क्यों कह दिया, हालांकि वो मैक्सिमम लॉ का जिसमें आपको कहा जाता है जब तक जुर्म साबित ना हो आप मासूम होते हैं, तो कहा गया जी आपने उनको इनोसेंट क्यों कह दिया। आज उनकी 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो जमानत है, फिर उसका 12 सफात के ऊपर जो मुश्तमिल फैसला है, वो भी बता रहा है कि अब चीजें उस तरह से नहीं हो पाएंगी। जहां तक रिलीफ उसको नहीं कहना चाहिए, जहां इंसाफ बनता होगा वो इंसाफ देंगे। जाहिर है ये दबाव क्यों है? ये दबाव इन्हीं चीजों के लिए है कि चीजें नहीं होनी चाहिए, जो सिस्टम चाहता है सिस्टम के अकॉर्डिंगली किया जाए। फिर जो एक लॉन्ग मार्च वाला केस है उसके अंदर भी आज मकामी अदालत ने उनको बरी किया है, तो कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट से जो इस वक्त आपको सूरत हाल नजर आ रही है कि दहशतगर्दी के जजेस वाला मामला है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है, उसके बाद भोन साहब का और शहजाद साहब, ये सारे जो है ये एक्टिव हो जाते हैं चीफ जस्टिस के हवाले से, तो चीजें नजर आ रही हैं। और मेरा ख्याल है वो जो अदलिया कह रही थी कि जनाब इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस होना चाहिए, फिर जब उन्होंने खत लिखा तो हमारे बहुत सारे दोस्तों का एतराज ये था कि आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो अब उन्होंने वो इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने तौहीन अदालत के 2 बेंचेस बना दिए हैं, बाकी मामलात के ऊपर भी वो परसू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा ही होगा इदारों के लिए, आइन के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए। अवाम के लिए अच्छा होगा। अच्छा, इसी पे तारिक मतीन साहब, आप ये जो सूरत हाल है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह का रिस्पॉन्ड किया गया मुख्तलिफ हुकूमती तर्जमान हम कहें उनकी जानिब से भी या फैसल वाडा जो कि एक आज़ाद सेनेटर हैं उनकी जानिब से भी, आप क्या समझते हैं इस पर खुद अदलिया भी कोई नोटिस लेगी? ये अदलिया की मर्जी, अदलिया चाहे तो नोटिस ले ले। यहाँ भी बात हो रही थी कि सवाल किस चीज पर था और जवाब नून लीग पर था। तो बात यह कि नून लीग के लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये उसी सिलसिले की कड़ी थी, इसलिए था। लेकिन एक और चीज देखने की है, वो चीज ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक केस सुन रहे हैं और वो केस ऑडियो लीक्स का है। और ऑडियो लीक्स में हमारे यहाँ जो अभी बात हुई ना कि एक वजीर आजम कहता था कि मेरी भी रिकॉर्ड कर लो, तो अगर वो भी गलत करता था तो गलत को गलत चलाते रहो। बात यह कि ठीक है कॉल रिकॉर्ड हो रही है, या तो बेडरूम में से कैमरे निकल रहे हैं। क्या हम अब जिस तरह कॉल्स पर माजी याद दिलाकर किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या हम बेडरूम्स में कैमरों को भी जस्टिफाई करेंगे? तो अब इस सवाल का भी जवाब आना चाहिए। और बात यह कि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा फैसल वावड़ा के सवाल का जवाब देने से इनकार किया है। फैसल वावड़ा तो आ गए कि मेरे सवाल का जवाब देने से शायद इनकार कर दिया गया हो, इनकार तो कहीं नहीं हुआ। अब फैसल वावड़ा साहब तो उस सवाल से आगे निकलकर जस्टिस बाबर साहब के खत पर आ गए हैं। वो तो जस्टिस बाबर साहब के जो उन्होंने सवाल किया था अथर बिन अल्लाह से, जस्टिस बाबर से वहां तक रुकते, अब वो आ गए खत पर। ये जो खत वाला मामला है इसमें जिन पर इल्जाम है उनके लिए वजारत दिफा मौजूद है, उनके लिए हुकूमत मौजूद है, अटॉर्नी जनरल मौजूद है, वहां से जवाब आ जाएगा। फैसल वावड़ा अपने सवाल तक रहे
तो जस्टिफाइड है। उसमें कोई भी शख्स किसी से भी पूछे, यानी मियां नवाज शरीफ का फॉर्म 45 मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगू और उसके बाद मेरे पास हाफिज सलमान भट्ट के जो साहबजादे हैं वो नीचे इलेक्शन लड़ रहे थे, उस हल्के से मौजूद फॉर्म 45 दूसरे मौजूद है, मैं मैच करके देख लूं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ये चीजें वेबसाइट पे नहीं दे रहा, इंडिविजुअल को क्या देगा? तो जवाब मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बाबर सत्तार साहब से पूछा गया उसका जवाब मिलना चाहिए। यहाँ मामला कुछ और है। सवाल वहां पूछने के बाद वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खत पे चले गए। खत का मामला नहीं था फैसल वावड़ा का। फैसल वावड़ा किसी और जानिब छलांग लगाने क्यों लगाने, वो मुझे आपको सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस पे जवाब लेंगे। अभी आप सदरा साहब से जवाब लेते हैं। खालिद जमील साहब, हम आगे बढ़ें तो इसमें आज एक बड़ी पेशरफ्त हमें देखने मिली 190 मिलियन पाउंड केस में, और उसमें आज इस तरह से ज़मानत मंजूर हुई है और ये आज की एक बड़ी खबर के तौर पे भी सामने आया। आप क्या समझते हैं, दीगर 2 केसेस हैं, इद्दत केस है या साइफर केस है, उसमें भी रिलीफ मिल पाएगा इमरान खान साहब को? देखिए, 2 चीजें बड़ी अहम है। मैं अभी तमाम दोस्त जो बात कर रहे थे इसमें देखो हमें ज़हन में रखना चाहिए, हम कहते हैं अमूमन कि रियासत चाहती है, निज़ाम चाहता है, सिस्टम ये चाहता है। हमारा इशारा जिनकी तरफ है वो हुकूमत का एक सरकारी इदारा या वो मुलाजिम है, हम पता नहीं क्यों उनको रियासत या निज़ाम बना देते हैं। अगर उनको हम सरकारी मुलाजिम ही रखें तो शायद मामला काफी बेहतर हो जाए, लेकिन जब हम खुद उनको रियासत या निज़ाम कह देते हैं तो फिर वो रियासत और निज़ाम ही बन के हमारे साथ सलूक करते हैं। तो हमें ये जरूर हमें हमेशा ये इस्तेमाल करना चाहिए कि हर इदारे को उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है, पोजीशन है, उसी पे अगर हम उसको रखें तो शायद उनको भी एहसास हो जाए कि हमारी ये पोजीशन, हमें यहाँ रहना चाहिए। दूसरी बात जो है कि अभी केसेस की है, देखें ये जो अल कादर ट्रस्ट केस, बेसिकली ये अल कादर ट्रस्ट केस है, लेकिन जब इन्होंने केस बनाया, जब फिर उसके बाद इनको सारे उसका बैकग्राउंड, उसके मकासद, हर चीज पता चली, तो केस बनाने के बाद इंक्वायरी और इस रेफरेंस बनाने के दौरान इन्होंने इसको 190 मिलियन पाउंड का केस लिखो जी, ये अल कादर ट्रस्ट ना लिखें इसको। पहला तो वही इन्होंने खुद बैक फायर किया। इसका मतलब है कि इनकी अपनी भी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, और इससे पहले नैब ने खुद, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नैब के इस सारे मामले की छानबीन की थी और फिर ये कहा था कि इसमें ये करप्शन का या मिसयूज ऑफ पावर का ये केस नहीं बनता, इसलिए उस नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इस इंक्वायरी को बंद कर दिया था। लेकिन फिर उन चेयरमैन साहब के ऊपर दबाव डाला गया और फिर उन्होंने रिजाइन दिया, और रिजाइन देते हुए जो खिताब किया वो भी सारी दुनिया के सामने है। और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल भी और फिर डिप्टी चेयरमैन भी जो है वो इस्तीफे देकर चले गए थे। तो इस केस की ये औकात है टोटल। तो इसलिए जो इद्दत केस है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें भी जो शिकायत कुनंदा के वकील हैं, जो इससे पहले शिकायत कुनंदा थे उनके भी वकील थे, जो साइफर केस है उसमें भी वो सरकार के वकील हैं, तो तमाम केसेस में वकील वो साहब एक ही हैं। तो वो अदालत आना जो है कि वो अपनी मूड पे आते हैं, मूड पे चले जाते हैं, मूड पे वो जवाब देते हैं, मूड पे उन्होंने जो है कि ऑडियो लिंक पे आना है, वीडियो लिंक पे आना है या नहीं आना, वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है 23 तारीख को भी उन्होंने चॉइस दी है कि अच्छा ठीक है बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो गालिबन वो संदेला साहब जिधर हैं शायद उसी तरफ आ रहे हैं सैर करने के लिए। ठीक है, चलें जी, अब हो जाएगा। जिधर संदेला साहब उधर जा रहे हैं, मेरे ख्याल में जी खालिद जी, हम भी संदेला साहब की तरफ ही चलते हैं। आप संदेला साहब बताइएगा, हाँ वो तो मेरे ख्याल में डेनमार्क जा रहे हैं, लेकिन ये अभी मैं संदेला साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तो तारिक भाई ने जिस तरह से बात की है वो कहते हैं मुझे भी उसका भी जवाब दिया जाए कि वो इससे बढ़कर चलें, जो उन्होंने खत लिखा फैसल बॉर्डर ने उसका जवाब आए, लेकिन वो इससे आगे चले गए। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस वक्त उसे ये तासुर कायम हुआ है कि अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है चेयरमैन PTI को, बानी PTI को? देखिए, पहले तो मैं आप चारों को वेलकम करता हूं, तारिक मतीन साहब को, उमर भाई को, जमील साहब के। आप चारों तशरीफ लाएं, हॉलैंड में आपका अपना घर है, जब मर्जी आए मैं हाजिर हूं, जितनी देर के लिए भी तशरीफ लाना चाहे तो ये दावत है आप सबको। कोई भी आए, हमें बड़ी खुशी होती है जब कोई पाकिस्तान से हमारे पास आता है तो हम उसको ऑलवेज वेलकम करते हैं। तो यू ऑल ऑफ थैंक यू संदेला साहब। तमाम चीजों से हटके आप लोगों को दावत है, आप लोगों का अपना घर है। अच्छा देखिए, ये जो तासुर दिया जा रहा है ना, लगता है ऐसे है जैसे बताया जा रहा है सामने वालों को कि भाई नहीं अब नहीं, बस भी बस चीफ साहब अब नहीं होगा ना। वो एक बड़ा मशहूर गाना है, तो वो कोई इस किस्म का तासुर देने की कोशिश तो की जा रही है, टक्कर देने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम नहीं मानेंगे। देखिए ये बड़े, वो जो इस्लामाबाद वाला केस था जलाने वाला, मेरा ख्याल है मीडिया ने सबसे पहले चलाया था। मीडिया बता रहा था कि अदालत ने कहा जी कि फलां मुकाम तक आ जाए, इससे आगे ना जाए, फिर वो उससे आगे भी गए, फिर बताया गया, कहा गया, उन्हीं की तरफ से कहा गया, हो सकता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, खान साहब को बताया ही ना गया हो, खान साहब को पता ही ना लगा हो कितना आगे आ गए, फिर आग लगा दी इस्लामाबाद को,
तो जवाब ये पेश किया गया जी, वो जो जाहिर है उस वक्त वहां पे एक आंसू गैस फेंका जा रहा था, उसका असर खत्म करने के लिए आग लगाई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और उसमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं निकला, केस खत्म। तासर तो जाएगा ना कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया। 180 मिलियन वाला जो केस है, अब वो भी मेरे ख्याल में आपके सामने ही है, मैं तो उसमें नहीं कह रहा, लेकिन हाँ उनकी ही अपनी कैबिनेट के, अब फिर वाडा साहब का नाम आ जाएगा, अली जैदी साहब का नाम आ जाएगा। वो बार बार बता रहे हैं कि वो किस तरह मलक रियाज साहब वाले जो पैसे हैं जुर्माने के, किस तरह एडजस्ट करने की गई कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में भेजें, और वो आ गए, मलक रियाज के जुर्माने से माइनस हो गए। किस तरह बंद लिफाफे में अपनी कैबिनेट को सवाल ना करने की इजाजत ना मिली, पूछे ना इसमें क्या है, सिर्फ आप ये कह दें कि ठीक है जी ये पास कर दें, और उसके बाद फिर वो जो प्लाट मिले, फिर उसके ऊपर जो बिल्डिंगें मिली, उसके बेनिफिशियरी कौन है, वो किसके नाम पर है, वो साबिक खातून अव्वल, तो ठीक है, वो मालिक हैं जी मुल्क के, हमेशा वही फैसले करते हैं जो वो फैसले कर देंगे। ठीक मेरे है। और आपकी क्या जरूरत है कि हम उस पर कोई बात कर सकें? वो जो मर्जी करें, फैसले जिस तरह की मर्जी रिलीफ दें वो दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रिलीफ देने की वजह से आज मुल्क इस नौबत पर पहुंचा हुआ है। जहां तक तारक मतीन साहब की बात है, तो वो ठीक कह रहे हैं। आप जजेस को उनके, अगर उनसे कोई आपको सवाल है तो वो करना चाहिए, जवाब मिल जाना चाहिए, लेकिन उससे आगे नहीं जाना चाहिए। जजेस भी तो इसी मुल्क के हैं ना। अगर आप चले इस पर हद एग्री तक आगे कर, चले इस पर जाएंगे, एग्री हो गया जी। ठीक है, ठीक है, आप एग्री हो गए कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। तारिक मतीन साहब का भी इस पे जवाब आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जी। बिल्कुल आपका जवाब लेते हैं जी, इंशाल्लाह बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेंगे। नाजरीन, वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम अदलिया के हवाले से और फिर 190 बिलियन पाउंड केस के फैसले के बारे से बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में इस पे मजीद भी बात करते हैं। तारिक मतीन साहब, आपसे ये कमेंट लेना चाहूँगा कि जैसे हमने अभी ये गुफ्तगू की है कि अदलिया अब क्या दबाव से निकल आई है या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स आज अहमद फराद केस के हवाले से, और फिर जिस तरह से उन्होंने सख्त अहकामात जारी किए हैं कि कल तक पेश किया जाए, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? सर, वो अहमद फराद ने पूछा था, मैं भी उसी तरह से पूछना चाह रहा था। जो अपनी मर्जी से सोचता है वो कहाँ है? उठाने वालों से कुछ जुदा है वो कहाँ है? जो पूछता था अमने आम्मा का मसला क्यों, वो अमने आम्मा का मसला है, वो कहाँ है? तो अहमद फराद ने शायद फौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, अफसरान पर, हालात पर, कश्मीर पर बहुत खुलकर तनकीद कर दी होगी, क्योंकि आईनी हुदूद व क़ुयूद हैं, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ मौज़ूआत पर कुछ हद से आगे नहीं जाया जा सकता। शायद वो उसको पार कर गए होंगे। तो अगर वो आईनी हुदूद व क़ुयूद हैं, पाबंदियां हैं, तो वो तो फिर आईनी है। उसका तो मतलब है कि उन्होंने कोई गलती की है। अगर गलती की है, अगर, तो फिर उस गलती की पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा, अदालत में पेश करके उन पर केस चलाया जाएगा, और वो केस चलाने के बाद उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो वो उसका नतीजा भुगतेंगे। जो किसी भी रियासत में, किसी भी मुल्क में जो कानून के ताबे होना चाहिए, वही उनके साथ होना चाहिए था। लेकिन हुआ यह कि वो इस वक्त कहाँ हैं हमें नहीं पता। अदालत कह रही है कल तक हर हाल में पेश किया जाए। उनकी अहलिया बता रही है कि उन्हें जब ले जाया गया तो उनके घर के सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो है वो तोड़ दिए गए, और जो रिकॉर्डिंग डिवाइस थी वो भी गायब हो गई। तो ये तो फिर कानूनी मामला नहीं है। जो कानूनी मामला नहीं है उस पर अगर कोई डिसएग्री करता है तो ठीक है, वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन अहमद फरहाद हो या कोई भी शख्स हो, जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो अदालत जाएगा और फिर कानून का सामना करेगा। वो सामने नजरों के नहीं रहेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसी पे मैं परवेज इंदिरा साहब, आप कुछ जी कहना मैं चाह रहे आपको हैं सुन सकता हूँ इस केस पे? जी, इसी केस पे हम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज बाकायदा रिमार्क्स देते हुए उन्होंने बरहमी का इजहार किया पुलिस पर। उन्होंने कहा इस वर्दी में बड़ी ताकत है और आप अगर चाहें तो ला सकते हैं, आइंदा रोज उनको पेश किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी। मैं तारक साहब की इस बात पे तो बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको वाकई ही कानून के दायरे में लाना चाहिए और उन पे केस चलना चाहिए। कुछ गलत किया है तो वो होना चाहिए। अहमद साहब जो है वो काफी जज्बाती हो रहे थे इस पे। उनकी कुछ चीजें, कुछ ट्वीटें ऐसी थी जो मेरे ख्याल में इंतहाई गैर मुनासिब थी। उन्होंने कोई 13 लोगों के शहीद होने की जो ट्वीट वगैरह की उस पर वो किया, जो हमारी के इतला के मुताबिक 3 लोगों के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन 10 वो अपने पास से डाल कर रहे थे। फिर वो कुछ सिक्योरिटी के लोगों की बारे में भी फरमा रहे थे कि उसको वो कश्मीर का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। तो वो इंतहाई जो वो कर रहे थे वो बिल्कुल मेरे ख्याल में, देखें, लोगों को इस हालत में इश्ताल दिलाना
अगर आपको उनका शेर कोई बड़ा ही पसंद है और वो हर हाल में सुनाना है तो ठीक है, अच्छी बात है, सुनाएं, और वो खुद बार बार सुना रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। अगर आपने कोई लिखा है और इस पे कर रहे हैं तो बड़ी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें, उन चीजों का जिक्र भी करें कि इन हालात में देखें, कश्मीर एक बड़ा बड़ा आप हमारे लिए बड़ा सही। नाजुक पॉइंट है। इंडिया, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उसको देख रही है, तो वहां पर एहतियात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि शायद उनको शोहरत मिल रही थी, उनका बड़ा नाम हो रहा था, उनकी बड़ी नज़म चल रही थी, तो इसलिए उस जज्बात में बह गए हैं। लेकिन एंड ऑफ डे पे मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल वो जिनके पास भी हैं, अगर किसी के पास हैं तो, अगर वो किसी के पास हैं तो बिल्कुल उनको अदालत में पेश करना चाहिए और कानून के कोर्ट में पेश मुताबिक करना चाहिए। उनका केस चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी में उम्र दराज में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम अभी सियासी मौसम की बात कर रहे थे, क्योंकि जब हम केसेस की बात कर रहे हैं उसके डायरेक्ट असरात सियासी सूरत हाल पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। अब ये बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा है कि फिर से नए इंतखाबात करवाए जाएं, मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और फ़ौज इलेक्शन से बाहर रहे। उन्होंने इन कंडीशंस के साथ ये मुतालबा किया है। मौलाना फजलुर रहमान की ये एंट्री, क्या फ़कत ये अब वो गुफ्तगू कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल स्टेप भी लेंगे? मेरा ख्याल है उनके इस मुतालबे को और मौलाना साहब की स्टैंडिंग को मुस्लिम लीग नून से और मौजूदा हुकूमत से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर इस किस्म की तहरीकें पहले भी चला चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ धरना हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, बड़े जलसे जुलूस हुए, और उनको पता है कि जब मौलाना साहब कुछ चीज़ गलत देखते हैं तो वो फिर उसके खिलाफ खड़े होते हैं। मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है उनको इंडोर्स करेगी। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना साहब ने जो बातें आज की हैं उसमें जहां तक एहतजाज की बात है तो जाहिर है वो कराची में एहतजाज कर चुके हैं, बाकी जगहों के ऊपर वो एहतजाज कर चुके हैं, पेशावर में भी वो एहतजाज कर चुके हैं। असल बात आज उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की, जो उन्होंने कहा कि हमारा सीज फायर हो चुका है। फिर जुबैर अली खान की जो खबर थी जो उन्होंने ब्रेक की कि इमरान खान भी कह चुके हैं अपनी पार्टी को कि फजलुर रहमान के हवाले से, मौलाना साहब के हवाले से आप जरा ब्रेक्स लगाएं। और इवन इतलात ये है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कहा कि मान लिया कि आपका और उनका हल्का एक है और हल्के की सियासत है, लेकिन थोड़ा सा हाथ हौला भी रखें। अभी आप सियासी मामलात को देखें और उनका उसूली मौक़िफ़ है, तो उसूली मौक़िफ़ के ऊपर हमें उनकी हमायत करनी चाहिए। जहां तक इस बात की बात है कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि री इलेक्शंस करवाए जाएं, जाहिर है कि एक ऐसा मामला है कि तहरीक इंसाफ शायद री इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ री इलेक्शन के मुतालबे को कैसर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं नहीं। मेरा ख्याल है कि ये दबाव बढ़ाने वाली बातें हैं। असल बात यह है कि इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। इस हुकूमत के पास जाहिर है ना अथॉरिटी है ना मैंडेट है, तो मैंडेट से मुराद यह है कि मुतनाज़ा किस्म का मैंडेट उनके पास है। अथॉरिटी इसलिए नहीं है कि वो अपने वजीर खजाना, वजीर दाखिला और बहुत सारी चीजें उनके इख्तियार में नहीं है। तो ऐसे में जैसे जैसे इन जमातों के दरमियान जिस तरह तहरीक इंसाफ है या मौलाना साहब है सख्ती लेते आएंगे, उतनी जो दबाव है वो बहुत सारे हलकों के ऊपर बढ़ता जाएगा। अब असल सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है, जिस तरह आज मौलाना साहब इमरान खान के हवाले से बयानात को अपने सियासी बयान कह रहे थे, क्या ये दोनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे, क्या एक कंटेनर के ऊपर इकट्ठे होंगे, क्या मुश्तरका जलसे करेंगे? क्योंकि उन जलसों का फायदा ये होगा कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में जब मुश्तरका तौर पर निकलेंगे तो रिजल्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। अब ये तहरीक इंसाफ के लिए है कि वो मौलाना साहब को इस बारे में कन्विंस कैसे करते हैं। गो के मुलाकातें या राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना जहां पे जमात इस्लामी खड़ी हो, मौलाना साहब खड़े हों, तहरीक इंसाफ खड़ी हो, बाकी जमातें खड़ी हों, अचकज़ई साहब खड़े हो, मेरे ख्याल से फिर वहां से जो मुतालिबा आएगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी पे खालिद जमील साहब, क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नुक्ते पर आ पाएंगे? क्योंकि वो जाहिर है, आपको पता है, पहले भी वो मुस्ताफ़ी होने की बात कर रहे हैं, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाती है, और कितनी उसमें मौलाना साहब जो है वो अपना आइंदा के हवाले से क्या सियासी हिकमत अमली देख रहे हैं? देखो, दोनों जमातों के सियासी नजरियाती इख्तलाफात थे, फिर कुछ शख्सी इख्तलाफात भी थे, लेकिन इतने इख्तलाफात नहीं थे कि किसी एक जमात के सरबराह के फैमिली ने किसी दूसरी जमात के सरबराह के फैमिली को या फैमिली मेंबर को या फैमिली के सरबराह को कत्ल किया हुआ हो, या इस किस्म के मामला नहीं थे। पाकिस्तान की सियासत में तो जहाँ पे एक दूसरे के कत्ल किए हुए होते हैं उनके साथ भी बैठ के यहाँ पे इत्तेहाद बनते रहे, और हुकूमतों में प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसे इकट्ठे होते रहे हैं माजी के अंदर। तो ये पाकिस्तान की सियासत में आप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप मत ये सोचिए कि अच्छा जी ये मशरिक है, ये मगरिब है, तो वो शुमाल और जनूब को भी इकट्ठा करके जो है सारे इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक मिजाज रहा है हमेशा से कि सियासी इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं,
अभी भी बुनियादी मकसद अगर हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चलाना है तो मेरा ख्याल है उसमें दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों तरफ से। अभी फजलुर रहमान साहब का भी आज ताज़ा तरीन बयान था, उसके अंदर उन्होंने जो यहूदी एजेंट कहा करते थे इमरान खान को, उसके बारे में भी वजाहत दी है। तो अब वो अपनी उन चीजों को माजी में जो पीटीआई की जानिब से उनको मुसलसल डीजल के नाम से पुकारा जाता था, उसको भी अभी वो नहीं पुकार रहे और उसके ऊपर भी जो उनकी मीटिंग्स होती हैं उसके ऊपर वो माजत भी करते हैं और अपनी वजाहतें भी पेश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई इतनी अहम चीज नहीं है। एक चीज जो मैं अभी कश्मीर के हवाले से आपने बात की थी, अहमद फराद के हवाले से, तो मैं उसमें एक दो चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं संदेला साहब और तारिक मतीन की इस बात से एग्री करता हूँ कि जो भी अगर कोई इल्जाम है उसके ऊपर, तो वो आप मुकदमा दर्ज कीजिए, उसको अदालत के अंदर पेश कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप शहरी को मिसिंग पर्सन में डाल दें या उसके साथ तशद्दुद करें या उसको लापता कर दें और उसकी फैमिली को कुछ पता न हो। ये होना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है, जो पाकिस्तान में लोगों को, दानिशवरों को, हुकूमत को, इदारों को सोचनी होगी, वो ये सोचनी होगी कि हम बार बार आजाद कश्मीर के अंदर जो हम एक सियासी हमला आवर होते हैं, हम जब भी पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत बदलती है, हम मुजफ्फराबाद के अंदर सबसे पहले हुकूमत बदलते हैं। अभी इस असम्बली को ही देख लें, मौजूदा असम्बली आजाद कश्मीर की है, यहाँ पे 3 साल के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो बन चुके हैं और अभी भी पिछले दिनों ये बातें चल रही थी कि शायद दोबारा से एक चौथा प्राइम मिनिस्टर की तैयारी की जा रही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बहुत से लोग कहते हैं कि अहमद फरहाद का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सानिया बावल नगर जैसा था कि जब थाने वालों ने जाके किसी के घर पे हमला किया तो फिर घर वालों ने पूरा दस्ता इकट्ठे होके जो है कि थाने पर हमला कर दिया। तो ये एक्शन रिएक्शन में हमें वजाते तो जिहाद ऐसी इंतशार की कैफियत पैदा ना हो। बिल्कुल ठीक है, कोई फसाद की कैफियत ना हो। दुनिया में इसका बहुत बड़ा अहम इशू है और हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो इंडिया मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। खालिद साहब, आपका ये कमेंट आ गया है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी मंजरनामा जो इस वक्त तब्दील हो रहा है और आइंदा का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। मैं तारिक भाई आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान की जो एंट्री और फिर आज की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की है और कंडीशन जिसका भी जिक्र किया गया है, क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में? देखिए, फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्हें इस इत्तेहाद में जिसकी सरबराही अजगज़ई कर रहे हैं, पहले भी इशारा दिया गया था कि इस इत्तेहाद में अहम तरीन जिम्मेदारी या बराबर की जिम्मेदारी दी जा सकती है और फजलुर रहमान इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर फजलुर रहमान इसका हिस्सा बनते हैं तो जाहिर है कि ये इत्तेहाद जो है ये कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर ये लोग जो नहीं कर सकते वो कर सकेंगे और फजलुर रहमान साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है, वो स्ट्रीट पावर गो के उस पर हमने कई दफा पहले भी तनकीद की, लेकिन वो मुसल्लिमा स्ट्रीट पावर है। अब उसका कितना हिस्सा मुतनाज़े है कि उसमें छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ नहीं आने चाहिए। ये जो एहतजाज है ये पूरा जमहूरी एहतजाज है, तो इसमें सबकी शिरकत होनी चाहिए। वो जरा अपनी वो उसका दिखती हुई शक्ल है ना, उस दिखती हुई शक्ल में वो कुछ लिमिटेड हो जाता है, मगर फिर भी बहुत ताकतवर होता है। फजलुर रहमान के आने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा और वो इसका हिस्सा बाज़ाब्ता तौर पर बन सकते हैं। अगर बन जाते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा फिर। सही है। अच्छा, इसी पे परवेज संदेला साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मौलाना फजलुर रहमान ने एक जाने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो इकट्ठे हो रहे हैं इस वक्त हुकूमत के खिलाफ और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अभी इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये खबर सामने आ रही है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, ये अवाम का दरीना मुतालबा भी था। तो आप क्या समझते हैं कि अवाम को जब रिलीफ मिलना शुरू होगा तो फिर इसके सियासी असरात क्या मुरतब होंगे? देखिए, सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद है। देखिए जी, 15 रुपए 39 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, 7 रुपए 88 पैसे आपका डीजल और मिट्टी का तेल 9 रुपए है। तो मेरे ख्याल में ये 2 महीने की हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो आवाम के लिए मतलब सस्ते कर रहे हैं। देखिए ना, हम अपने प्रोग्रामों में अक्सर जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ जो मालियाती अदारे में बता रहे हैं कि अगले साल महंगाई कम होनी शुरू हो जाएगी जब ये मुख्तलिफ मुल्कों से इन्वेस्टमेंटें आएंगी। IMF के साथ जो मामला अच्छे चल रहे हैं, इस हुकूमत ने जिद नहीं की कि अगर IMF के पास जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं जाऊंगा। उन्होंने आते ही अपने जो प्रोग्राम थे वो जारी रखे, जिसकी वजह से ये असरात आज मिल रहे हैं। तेल के साथ बहुत सारी रोटी सस्ती हो रही है, आपने देखा कि 4-5 पे रोटी भी सस्ती हुई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, देखिए जी, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुझे बड़ा अच्छा लगा तारिक मतीन भाई के मुंह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बड़ी ही खूबसूरतें
और उनके जो क्राउड है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो डंडे वाले हैं, उनके जो मुसल्ला बराद हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो आज बड़े अच्छे लगे उनके मुंह से सुने कि बड़े लोग हैं, बड़ी ताकत होगी। ये वही मौलाना फजल रहमान है जो पीडीएम की हुकूमत में किसी काम के नहीं थे, इनकी टके के बराबर ताकत नहीं थी, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। मौलाना फजल रहमान की कदर और कीमत क्या थी? ये तो अपना हल्का नहीं जीत सकते थे, लेकिन क्योंकि आज ये इमरान खान साहब के साथ खड़े हो रहे हैं तो क्या बात है। मतलब मौलाना फजल रहमान तो जनाब पाकिस्तान की तरीके वो लीडर होंगे कि छड़ दो गल्ला। हाँ, मौलाना साहब से जो सवाल है वो जरूर ये किया जाएगा कि देखें जी, अगर आप उनको सियासी एहतलाफ की वजह से यहूदी कहते थे तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। मौलाना साहब, ये इंतहाई गैर मुनासिब है कि आप अपने सियासी मतलब के लिए किसी मुसलमान को पिछले 8-10 साल से मुसलसल एक यहूदी का खिताब दे रहे थे और साबित कर रहे थे कि यहूदियों की सपोर्ट है और सादिक खान के मुकाबले में साले के बारे, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको जरा, ठीक है, सियासी तौर पे ये जायज है, माजी में कहते रहे हैं। अभी मेरा कोई ना कोई भाई जरदारी साहब और शहबाज शरीफ वाली बात करेगा जो जाहिर है वो उसको करनी भी चाहिए, लेकिन मौलाना साहब के मुंह से ये चीजें जो है ना वो जरा थोड़ी सी गैर मुनासिब लगी हैं। अगर मौलाना साहब इसको, अब देखें ना, इमरान खान साहब कल आके कह देंगे जी मैं जो डीजल कहता था और मैंने डीजल नहीं कहना था, मैंने कुछ और कहना था, तो वो ठीक है, सियासत है, जायज है सब इसमें। लेकिन अच्छा लगा तारिक मतीन भाई इस पे कुछ बात करना चाहते हैं कि मौलाना का वही क्राउड है तारिक जो साहब बात किसी करना वक्त चाहते भी हैं। किसी प्रवेश साहब इजाजत दें, किसी काम का नहीं था, आज एक बहुत बड़ी पावर बन के साथ जुड़ने वाली है और मौलाना साहब के साथ मिलने के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने वाली है। ठीक है जी। तारिक भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे आप लोगों से शिकायत है, अभी आप लोगों ने जब मैं बोल रहा था तो क्या कुछ ऐसा कर दिया था कि संदेला साहब मुझे नहीं सुन पा रहे थे? क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ किया था? नहीं, संदेला साहब आपको सुन रहे हैं। क्यों संदेला साहब, आप सुन रहे हैं ना? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा मौलाना साहब के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूं, इनके ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। लेट मी कंप्लीट। चले संदेला साहब, जी कमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि वो तब भी मुतनाज़े था, मदरसे के बच्चों का आना, और अब भी मुतनाज़े रहेगा। उसके बगैर चूंकि जो एहतिजाज में शामिल हैं वो जमहूर के तमाम तबकात शामिल होने चाहिए, औरतें, बच्चे, खवातीन, खानदान तमाम शामिल होने चाहिए। उनके एहतिजाज की शक्ल लिमिटेड होती है। तो शायद संदेला साहब को आप लोगों ने मुझे सुनने से महरूम कर दिया था, इसलिए वो गलत बयानी कर रहे थे। उनकी जी संदेला साहब, इसलिए वो जी बिल्कुल। मैं तो उनसे गौर से सुन रहे थे सर, गौर से। आज उन्होंने बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया मौलाना फजल रहमान की पावर को। पहले इस खूबसूरती से डिफाइन नहीं किया करते थे। पहले सिर्फ यही बताते थे कि बंदे ठीक नहीं है, मौलवी ने डांगा शांगा लैके छोटे छोटे लैके आने ने, और ये मतलब के मुनासिब जरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से नफीस उर्दू, क्योंकि हमारे भाई अच्छे तरीके से डिफेंस कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूं उनसे जी, मैं तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा, मैं ठीक कह रहा हूं। जरा खूबसूरत लफ्जों में आज बयान कर दिया ना, पहले मौलाना साहब नजायज होते थे। ठीक है, चलें जी, चलें, आपका भी कमेंट आ गया और वाजे कर दिया अभी तारिक भाई ने भी। मैं उमर दराज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी सियासी मंजरनामे में हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईने ओहदे लेकर और बिल्कुल साइलेंट थी और कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट रोल नहीं प्ले कर रही थी, लेकिन आज जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर गुफ्तगू की है और पीटीआई को जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है और लताड़ने की कोशिश की है और कुछ सवालात भी किए हैं, कुछ अपना ख्यालात का इजहार भी किया है, क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी भी अब स्टेप इन होने लगी है? नहीं, पीपल्स पार्टी बेसिकली गुड कॉप बैड कॉप खेल रही थी कि वो आईनी ओहदे तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के सामने तासुर ये रखना चाहते हैं कि इस हुकूमत का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब जब उन्हें ये लगेगा कि हुकूमत कोई मुश्किल में आ गई है, हुकूमत के ऊपर दबाव आ गया है, तो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बचाने के लिए आएगी। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो अब ये जो चीजें हैं, जाहिर है जब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे महाजुब के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। देखिए ना कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट में पेशी होती है और उस पेशी में कल सबसे बड़ी खबर तो यही होगी, और अगर वो विजुअल्स आ गए तो कल पाकिस्तान की तमाम स्क्रीन्स के ऊपर, टीवी के ऊपर आप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह कल वही मनाजिर होंगे। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? तो इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो इमरान खान के बहनोई हफीजुल्लाह न्याजी कह रहे थे कि इस वक्त पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो इमरान खान के कब्जे में है। तो अब उसमें रेलिवेंट भी बहुत सारे लोगों ने रहना है। तो रेलिवेंट रहने का एक ही तरीकाकार है कि आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोले। एक जमाने में कहा जाता था कि इस मुल्क में एक तरह की सियासत होती थी, या प्रो भुट्टो पॉलिटिक्स होती थी या एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स होती थी। आज के दौर में दो ही तरह की सियासत है, या प्रो इमरान खान सियासत है या एंटी इमरान खान सियासत है।
तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या हो सकती है? ज़ाहिर उन बेचारों की अपनी तरफ से कोई सियासत या कोई स्टैंडिंग हमें दिखाई नहीं दे रही। वो सिर्फ और सिर्फ सामने उनको बिठा जरूर दिया गया है। तो ऐसे में अगर वो कुछ रेलिवेंट नजर आना चाहते हैं, देखिए ना, उन्होंने ये बयान दिया तो आज आप भी डिस्कस कर रहे हैं, वरना कल के प्रोग्राम में तो आपने बिलावल भुट्टो का कोई तस्करा नहीं किया था। तो आज प्रोग्राम में बात हो रही होगी, बुलेटिन में बात हो रही होगी, तो मकसद यही था। मेरा ख्याल है वो कामयाब हो गया सब तक। कामयाब हो गए। चले, मैं खालिद जमील साहब इसी पे आपका कमेंट चाहूंगा। साथ ही उन्होंने गंदों पर तहकीकात का भी मुतालबा किया है। एंड में जरा उमर साहब की एक बात पे कमेंट देना, आफ्टर में देता जरूर 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 परवेज साहब, मैं जो है ना ये अच्छा चले संदेला साहब आपको खालिद साहब अपना टाइम दे रहे हैं। भाई ने भी कहा ना कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ, मेरे है में ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये सस्ते पेट्रोल के खिलाफ, सस्ते डीजल के खिलाफ, सस्ती रोटी के खिलाफ, या फिर जो बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट है उसके खिलाफ, या बेहतरी की तरफ जाते हुए मुल्क के खिलाफ सारे लोग इकट्ठे होंगे या उनके खिलाफ महाज होंगे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ नहीं होंगे। देखिए पिछले, फिर वही बात आ जाएगी, जो पिछली हुकूमत थी ना, उन्होंने जब हलफ उठाया था तो 2 महीने में क्या किया था? क्या याद है किसी को कि इमरान खान 2 महीने क्या करता रहा? 2 महीने लोगों को यही बताता रहा कि खुदा की कसम मुझे नहीं पता था, या तो मुझे बीवी ने बताया था या फिर मुझे टीवी से पता चला कि फलां चीज महंगी हो गई है, फलां चीज सस्ती हो रही है। लेकिन मौजूदा हुकूमत आपको प्रैक्टिकली 2 महीनों में चीजें सस्ती करके दिखा रही है, लोगों से बेहतर तलकात करके दिखा सकती है, आने वाले महीनों में, दिनों में बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखा रही है। तो खुदारा ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा, ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ हो। खालिद साहब इसी पे ही हम बात कर रहे थे कि अब ज़ाहिर है तरक्की के हवाले से बिल्कुल गंदम का जो मामला आया उस पर तहकीकात का मुतालबा खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, निगरान हुकूमत के खिलाफ भी क्या वो जाएंगे? और साथ ही क्या आज ये उनकी जो गुफ्तगू थी ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए थी? देखिए, वो उमर दराज ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने सियासत में इन भी रहना है और वो अपनी उसको स्टैब्लिश करेंगे वक्तन फवक्तन। दूसरा, इस वक्त हुकूमत के अंदर एक पैनिक है, और जो हमने बात स्टार्ट में कही थी ना कि आपको तमाम 4 हाई कोर्ट्स, बल्कि इस्लामाबाद समेत 5 हाई कोर्ट्स के अंदर इस वक्त मूड डिफरेंट नजर आ रहा है आपको। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आपकी मर्जी के नहीं बन रहे, जो हुकूमत या स्टैब्लिशमेंट चाहती है उस किस्म के ट्रिब्यूनल्स नहीं बन रहे। पंजाब के अंदर जो इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस की तकर्री है वो हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं हो रहे, जिसके नतीजे में ये ख्याल किया जा रहा है कि अभी 20 मई को इस्लामाबाद के अंदर 3 हलकों को ओपन किया जाना है। उसके फॉर्म 45, 47 तमाम पार्टियों से, तमाम फ्रीकैन से वो मांगे गए हैं। अगर इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन तीनों के नताइज को बदल देता है तो फिर ये हवा आपको पंजाब के अंदर भी नजर आएगी। यही वो पैनिक है जो आज और कल हमने पार्लियामेंट की राहदारियों के अंदर फील किया, हमने वुज़रा के चैम्बर्स में फील किया कि वहां पे ऐसा लगता है जैसे उनको ये एहसास पैदा होना शुरू हो गया है कि हम वापस जा रहे हैं, हुकूमत जा रही है या खत्म हो रही है। ये जो एहसास है उसके नतीजे में फिर आपको अभी आपने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उसी सारे तसलसल का हिस्सा है कि जो एक खास सतह के ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है। दूसरी बात देखें कि ये जो कीमतों का कम होना ये अच्छी बात है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये अगर 2 महीनों के अंदर अभी ये दूसरी बार या तीसरी बार कीमतें कम हो रही हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये पिछले 2 साल के अंदर कहां से कहां तक चीजें चली गई, उससे पीछे 3 साल में चीजें कहां से कहां तक गई। ये सारे के लिए हमें एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो चाहिए, एक स्टेबल पाकिस्तान चाहिए। बदकिस्मती से स्टेबल पाकिस्तान जो है कि हम सारा इल्जाम सियासी जमातों पे लगाते हैं। मैं फिर कहूंगा कि स्टेबल पाकिस्तान जो है ये सारी की सारी सियासी जमातों की वजह से नहीं हो रहा। सियासी जमातें टूल बन जाती हैं, सियासी जमातें इस्तेमाल हो जाती हैं एक दूसरे के खिलाफ अपने सियासी नजरियात, अपने सियासी इख्तिलाफात की वजह से। अगर ये सियासी जमातें आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की बालादस्ती और अवाम की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो यकीन जानिए ना संदेला साहब ये कह रहे होंगे, ना मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे होंगे, ना बिलावल साहब ये कह रहे होंगे कि हमें चलने नहीं दिया गया, हमें ये नहीं हुआ, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे 3 महीने में ये हुआ, हमारे 6 महीने में वो हुआ। असल जो वजह है पाकिस्तान के अंदर जो ना पॉलिटिकल सिस्टम को, जो ना लीगल सिस्टम को, जो पार्लिमानी सिस्टम को आगे चलने देती है, वो वही अनासर है जो गैर जमहूरी अनासर है, जो हर दौर में इक़्तिदार के ऊपर, हुकूमत के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखना चाहते हैं। उनका काम जो है, उनको अगर खुद अपने काम तक महदूद रखा जाए, पार्लिमान का काम ये होना चाहिए। और दूसरी जो आखिरी बात है कि सियासी जमातें उस वक्त ज्यादा मजबूत होंगी जब लोकल बॉडीज होंगी, जब आपके बल्दियाती इदारे होंगे, आपकी रूट होंगी। रूट आप अगर अवाम तक आपकी रसाई नहीं जी, है, बिल्कुल रूट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है उस पर यकीनन बात करनी
हालांकि सब वक्त जो खत्म हो गया है, इस पर यकीन लोकल गवर्नमेंट पे भी हम अपने किसी शो में बात करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।